नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो भर्ती आई है, इसमें 5 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं। तो 5 जनवरी को जब फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तो हम जब फॉर्म हमारा भरेंगे तो हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे फॉर्म भरने में त्रुटि ना हो। तो उसी के समकक्ष में ये वीडियो है। अब आप इस वीडियो का सिनेरियो समझ लीजिए कि हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक तो जो ये है ना, ये आपके लिए है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। ठीक है, उसके अलावा जब हम ये चीज़ समझ लेंगे ना आज, तो फिर इसको रफ करने के बाद हम ये समझेंगे कि पटवारी और एडीईओ का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, मतलब कि असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। तो अगर तो मैं दोनों में क्वालिफाई हो जाता हूं, है ना, मतलब कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं पटवारी भी क्वालिफाई कर सकता हूं, एडीओ वाला कट ऑफ भी क्रॉस कर दूंगा, दोनों मेरे कट ऑफ क्रॉस हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस किसको पहले दूं मैं? और वैसे भी फॉर्म भरने के टाइम पे ही हमको प्रेफरेंस देनी है कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप पटवारी में जाना पसंद करेंगे, अगर आप पटवारी का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो, या फिर आप एडीओ में जाना पसंद करेंगे। प्रेफरेंस की बात कब आएगी? जब दोनों ही में हम पास हो गए। तो अब बात आती है प्रेफरेंस की कि जिसको हम ऊपर रखेंगे वो हमको पहले मिल जाएगा, फिर नीचे वाला हमको नहीं मिलेगा। और यदि हमने एडीओ को ऊपर रखा तो एडीईओ हमको मिल जाएगा, पटवारी हमको नहीं मिलेगा। तो इस प्रेफरेंस में भी बहुत सौ को डाउट है, और ये वो वैकेंसी है जो ऑलमोस्ट सभी लोग भर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको कंपैरिजन में ली है। तो ये जब खत्म करेंगे ना इसको, तो इसका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन हम सैलरी वगैरह देखेंगे, जॉब प्रोफाइल वगैरह देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आपको किसको रखना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर जाती है। कोई व्यक्ति चाहेगा कि मैं एडीईओ ऊपर रखूंगा, कोई व्यक्ति चाहेगा मैं पटवारी ऊपर रखूंगा। ऐसा क्यों होगा उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे चलते चलते एट द लास्ट में। अपकमिंग वीडियोस की अगर जानकारी हम लें तो पटवारी में जिलों की प्रेफरेंस कैसे देंगे, मतलब कि हम जब फॉर्म भरेंगे ना तो उसके अंदर क्या है कि इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो उन पदों के अलावा अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी जिला लेवल का एक पद होता है, तो इसको जिले के आधार पर भरा जाता है। मतलब कि पटवारी आपने सिलेक्ट किया, फिर जिले भी खुलेंगे, तो आपको कौन सा जिला पहले भरना है, कौन सा जिला बाद में भरना है। एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे ग्वालियर का अगर बात करें, ग्वालियर में सिर्फ एक वैकेंसी है। रीवा की बात करें तो आई थिंक शायद 395 ऐसी कुछ वैकेंसी है। तो फिर ग्वालियर वाला बंदा क्या करे? क्या ग्वालियर को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे या फिर वो रीवा को फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखे? अपने आप में ये भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो इन चीज़ों के जवाब हम जो है ना इस वाले वीडियो में लेंगे, जो कि अभी आगे आने वाले वीडियो में होगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जो ये होगा कि इस बार डीवी और जिला अलॉटमेंट कैसे होंगे पटवारी के अंदर। पटवारी की वैकेंसी में पिछली बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, दस्तावेज का जो सत्यता का परीक्षण जो हुआ था, वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, मतलब कि जिसको जो जिला आवंटित हुआ था, जिसको जिस जिले में ज्वाइनिंग वगैरह दी गई थी, उसको उसी जिले में जो जिला उसको अलॉट हुआ था, वो उसी जिले में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया था फिजिकल रूप से। इस बार ऑनलाइन डीवी होगा, इस बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और कुछ प्रोसेस भी चेंज करी है जिला अलॉटमेंट की, जो लिस्ट बनाते हैं मेरिट वाली उसकी, तो वो हम समझेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, सिर्फ ये वाला समझने वाले हैं। उसके अलावा हम ये कंपैरिजन देखेंगे ताकि हमको फॉर्म भरने में थोड़ी सी आसानी हो। और अभी 5 तारीख दूर है, तो उससे हम और भी वीडियोस बनाने के माध्यम से ये क्रम जो है हमारा चलता रहेगा जब तक फॉर्म फिलिंग ऑन रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की ये भर्ती है जिसमें पटवारी की परीक्षा भी होने वाली है। और वेबसाइट जो है ना वो beb.mp.gov.in ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट उन व्यक्तियों के लिए है जैसे जो एमपी के हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनको पता नहीं होता है। तो अदर स्टेट के जो वीडियो देख रहे हैं वो इस वेबसाइट पे जाके जो है वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो पटवारी की वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, बाकी वैकेंसी में वो जाके चेक कर पाएंगे। उसके अलावा फॉर्म फिल की बात करें तो हमारा जो फॉर्म भरना जो स्टार्ट डेट है वो 5 जनवरी 2023 से शुरू होंगे, और आखिरी डेट होगी फॉर्म भरने की 19 जनवरी 2023 होगी। और संशोधन करना चाहें हम, अगर हमने फॉर्म भरा और हमसे कोई त्रुटि हो गई, तो उसकी जो डेट होगी वो क्या होगी, 5 जनवरी 2023 से लगा के 24 जनवरी 2023 तक हम हमारे फॉर्म में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सुधार सकते हैं। तो ये तो हुई फॉर्म भरने वाली बात। अब बात करते हैं, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल सीरियस होकर रूल बुक जो आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, लेकिन इसको आप सीरियस होकर समझना कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि फॉर्म फिलिंग में ये लिस्टिंग बनाना कितना इंपॉर्टेंट है।
आपने रूल बुक डाउनलोड करी, चाहो तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मोबाइल में रूल बुक खोली और उसके बाद लिस्टिंग करना है। किसकी लिस्टिंग करना है? अगर आपने नहीं करी हो तो लिस्टिंग करना है आपको। लिस्टिंग क्या करना है कि आप किस वैकेंसी में, किस किस वैकेंसी में आप जो है एलिजिबल हो, आप कौन कौन सी वैकेंसी में प्रेफरेंस देने के लिए पात्रता रखते हैं, इसकी आपको लिस्टिंग करनी है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि इसमें मान लो 166 165 प्रकार के जो है पद हैं तो सबके लिए एक बंदा एलिजिबल हो जाएगी, तो संभव ही नहीं है कि उसने सभी डिग्रियां कर रखी हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो डिग्री कर रखी है उस डिग्री के अनुसार आप जिन जिन वैकेंसी में पात्रता रखते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा रूल बुक। तो आप जिन जिन में पात्रता रखते हैं उसमें आपको लिस्टिंग करना है। मैंने यहाँ पे 3 पदों की लिस्टिंग कर दी है क्योंकि मेरे अनुसार ये 3 पद और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 पद मैंने निकाले हैं कि 3 पद ऐसे हैं जिनको हर व्यक्ति भर सकता है। ठीक है, तो आपको लिस्टिंग कैसे करना है? आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है या आप चाहो तो एक कॉपी ले लो, जैसा भी हो। आप फॉर्म भरने जब जाएंगे तो ये ब्लैंक पेपर में जो आप ये लिस्टिंग करेंगे ये आपके काम आएगी, इसलिए आपको अच्छे से लिखना है उसको। ऐसा नहीं कि हमने रफ टाइप से कुछ कर दिया। तो लिस्टिंग में आपने सबसे फर्स्ट नंबर पे, मान लीजिए इसकी नकल नहीं करना है, बस ये हम समझने के लिए कर रहे हैं। फिर जब प्रेफरेंस कैसे देना है तब फिर हमको इनको आगे पीछे कर लेना है। ठीक है, तो मान लो नंबर 1 पे जो हमने देखा पोस्ट कोड 152 है और उसका नाम क्या है? ADEO। ये ADEO वही है, कौन सा वाला? सहायक विकास विस्तार अधिकारी वाला पोस्ट। तो इसका पोस्ट कोड है 152 और वैकेंसी का जो मतलब पद का नाम क्या है वो ये है। ठीक है, इसकी करीब 500 करीब कुछ वैकेंसी है और यही पद दोबारा से दे रखा है पोस्ट कोड 153 में, इसमें भी 500 करीब ऐसे कुछ है। दोनों की मिलके शायद 1000 या 1100 के आसपास कुछ पद हैं, वो आप रूल बुक में देख लेना, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने क्या क्या लिस्टिंग करी, तो पोस्ट कोड लिखा 152, पद का नाम लिखा, वेतनमान लिखा। वेतनमान क्या लिखा? 25,300 से लगा के 80,500, यही उसका वेतनमान दिया गया है। फिर आपने सेकंड नंबर पे पोस्ट कोड लिखा 153 और ADEO पद का नाम तो वही आ गया इसमें, है ना, पद का नाम वहाँ रूल बुक में लिखा रहेगा, तो वो लिखा और फिर हमने वेतनमान लिख दिया 25,300 से 80,500। फिर तीसरे नंबर पे हमने पोस्ट कोड पटवारी लिख लिया, क्योंकि पटवारी में अलग अलग जिलों की कोड अलग अलग दिए गए हैं, तो चूंकि पद तो एक ही है तो हमने सिर्फ पटवारी लिख लिया कि मैं पटवारी के लिए भी एलिजिबल हूँ। और उसका वेतनमान जो मैंने देखा उसमें तो क्या है, उसमें 5200 से 20,200 प्लस 2100 ग्रेड पे। तो आपको पटवारी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाकी इसमें ऐसा लिखा हुआ है। ये क्या है, ये जब अभी हम जब कंपैरिजन करेंगे ना सैलरी वाला, तो आपको वो दोनों ही चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सैलरी कैसे निकालना है। ठीक है, तो क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि 25,300 मिलेंगे और हाईएस्ट 80,500 ही मिलेंगे, इसका ये मतलब नहीं है। ये सैलरी निकालने का एक क्राइटेरिया होता है, तो उसको समझना पड़ेगा। अभी हम एट द लास्ट समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो मेन जो मुद्दे की बात थी वो क्या थी कि रूल बुक हमने डाउनलोड करी और हम हमारे जो योग्यता है, हमने जो कॉलेज में किया है उसके अनुसार जो जिस वैकेंसी में हम पात्रता रखते हैं, हमने ढूंढ ढूंढ के उनको क्या किया, साइड में एक कोरे कागज पे कॉपी में हमने लिख दिया, सबको लिख दिया। मान लो किसी के 3 निकल के आएगी, किसी के 10 निकल के आ जाएगी, किसी के 8 निकल के आ जाएगी, इस प्रकार से सारी वैकेंसीज निकल के आ जाएगी। अब बात आती है अगली स्टेप की, क्या कि डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है। डॉक्यूमेंट्स क्या देखना है कि आपके पास जो 10th है, 12th की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन की जो आपकी सारी मार्कशीट है वो जो है सही क्रम में, या फिर यूँ देखा जाए कि उनमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। अब जैसे किसी के स्पेलिंग मिस्टेक है ना, किसी के पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये जो अगर अपने खुद के नाम में जो एप्लीकेंट जो है, जो आवेदक है, अगर उसी के नाम में ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको तो आपको सुधारनी है। लेकिन मान लीजिए कि पिताजी के नाम में एक स्पेलिंग के आगे पीछे मिस्टेक है, तो इतनी जो मिस्टेक होती है ना वो चल जाती है, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और डिप्लोमा आपका चेक कर लेना है। आधार कार्ड आपका जरूर से चेक करना है, क्योंकि आधार कार्ड से एग्जाम में बायोमेट्रिक जो है वेरिफिकेशन होता है, तो आपका आधार कार्ड भी अप टू डेट है या नहीं है वो चेक कर लेना है। उसके अलावा ये जो है रोजगार पंजीयन है, तो ये रोजगार पंजीयन के बारे में भी आपको चेक करना है, निकाल के देख लेंगे कि उसके ऊपर जो डेट है वो अभी 2023 या 2024 तक की है कि नहीं है, मतलब एक्सपायर तो नहीं हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास जो रोजगार पंजीयन जो है वो 2022 तक का ही है और अब 2023 में हम फॉर्म भर रहे हैं तो फिर वो नॉट वैलिड या इनवैलिड ऐसा करके बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोजगार पंजीयन में अपनी वैलिडिटी चेक करनी है, उस पंजीयन के नीचे लिखी रहेगी
किसी किसी का यहाँ पे ये भी डाउट होता है कि जैसे मैंने अभी लेटेस्ट में भी कुछ चीज़ें कर ली है, तो क्या मैं उसके साथ जोड़ूँ रोजगार पंजीयन में? तो ये आपकी इच्छा है, आप चाहो तो जोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं जोड़ सकते हो। उसमें कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हाँ मैंने 12th पास करी, 10th पास करी और ग्रेजुएशन मैंने ये किया, इतना तो हो। बाकी आपके जो एक्स्ट्रा जो भी डिप्लोमा है वो चाहो तो जोड़ लो, नहीं भी चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात हुई रोजगार पंजीयन की, आपकी वैलिडिटी की। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक कर लिए है ना। इनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे का डाउट होते हैं कि मेरी जो है शादी से पहले मेरा नाम जो है जो मार्कशीट है 10th या 12th वाली उसमें अलग है, और जब मेरी शादी हो गई है तो मेरा सरनेम चेंज हो गया है, तो मैं इस केस में क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसमें जो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो भी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रम में नहीं है, वो भी क्रम में है ना। तो डॉक्यूमेंट आपने समझे, अब आगे आते हैं। अब यहाँ से बात आती है प्रेफरेंस की, है ना। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हमको ये पॉइंट समझना जरूरी है अब कि मान लीजिए हमने लिस्टिंग कर ली, हमने डॉक्यूमेंट भी सजा लिए, हम दुकान पे भी चले गए और हमने शॉप से जाके जो है फॉर्म भी भर दिया। अब हम फॉर्म भरने के बाद मालूम है प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, गलती वो ध्यान रखनी है कि मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। ये जो मोस्ट IMP जो चीज़ लिखी हुई है ना, रूल बुक पेज नंबर 7, आप अभी वीडियो खत्म करने के बाद भी पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, और पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि रूल बुक में पेज नंबर 7 जो है उस पर पेरा 9.2 लिखा हुआ है। पहले मैं पेरा पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा। पेरा 9.2 में ये लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करना होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहर हो जाता है, यानी कि पास हो जाता है, तथा मंडल द्वारा उसके अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूर्ति नहीं करता है और उसे नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो ऐसी दशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए अहस्तांतरणीय, मतलब कि ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तथा इसका पूर्ण दायित्व संबंधित अभ्यर्थी का होगा, न कि मंडल का। अब ये बात क्या लिखी हुई है, देखो ये बात ये लिखी हुई है कि हमने क्या किया कि हमने लिस्टिंग नहीं करी, है ना। हमने लिस्टिंग नहीं करी, हमने सोचा कि हम जाएंगे फॉर्म भर के आएंगे और सारा प्रेफरेंस दे मारेंगे। अब मान लीजिए कि किसी बंदे ने ऐसे, क्योंकि बहुत सारे पद हैं, तो किसी बंदे ने ऐसे पद पे फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दी, सेकंड डाल दी या थर्ड डाल दी, जैसी भी प्रेफरेंस डाल दी जिसके लिए वो योग्य नहीं है, मतलब एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको देके बताऊं, तो मान लीजिए कि कॉमर्स की डिग्री मांगी है, ठीक है, किसी वैकेंसी के लिए इनमें से कॉमर्स की डिग्री मांगी है और हमने कर रखी है BSc, तो कॉमर्स वाली डिग्री के लिए BSc वाला तो फॉर्म भर नहीं पाएगा, मतलब फॉर्म इन द सेंस कि उसको प्रेफरेंस दे नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी गलती से प्रेफरेंस दे दी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां, और मान लो वो पास हो गया, तो ऐसी स्थिति में वहां से कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है आप पास हो गए, अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है अपने जो भी आपके पास दस्तावेज हैं इनको अपलोड कर दीजिए। तो आपने उनको अपलोड कर दिए ऑनलाइन, अब वहां जाके वो मैच नहीं खा रहे, ठीक है। मान लीजिए कि मांगा कॉमर्स है, हमने BSc कर रखी है, तो कैसे मैच खाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो भी मंडल इन द सेंस जो भी विभाग है, जिस विभाग की भर्ती आपने पास करी, वो विभाग आपको नियुक्ति आदेश जारी नहीं करेगा। नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके अनुसार आपके पास आप योग्य नहीं है। अब बात ये नहीं है कि हमको वो नियुक्ति आदेश जारी नहीं कर रहा है, इससे दिक्कत नहीं है। वो एक और जो लाइन लिखी हुई है हस्तांतरणीय वाली, मतलब कि अगर उसके नीचे वाली पोस्ट, जिस पोस्ट पे ये लफड़ा चल रहा है, इसके नीचे अगर कोई और भी आपने प्रेफरेंस दे रखी है, मान लीजिए पटवारी ही नीचे प्रेफरेंस में दे रखी है और उस पटवारी आप एलिजिबल मतलब इन द सेंस क्वालिफाई भी हो गए, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगी। ये कहने का मतलब है। मैं इसको और इन शॉर्ट आपको समझाऊं ना, तो सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ये लिस्टिंग करेंगे अपने जो भी आप पात्रता रखते हैं, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है आपके स्नातक के अनुसार, उसके अनुसार ही आपको फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस देना है। अगर आपने गलती से ऐसे पद की प्रेफरेंस दी है जिसकी योग्यता आप नहीं रखते हैं और गलती से अगर आप उसमें सिलेक्ट हो गए, तो फिर नीचे चाहे आपने और भी ऐसे प्रेफरेंस हैं जिनमें आप पास हो गए, आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, फिर भी आपको वो ट्रांसफर नहीं होगी नीचे, ठीक है। तो ये उस पेरा 9.2 का मतलब था, जिसको आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या समझ में निकल के आया, सिर्फ वही वैकेंसी भरनी है जिसमें हम योग्यता रखते हैं। क्लियर हो गई बात।
आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं जो आगे क्या होगा। आगे हमको जब हम फॉर्म फिल कर देंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि आगे आने वाली जो हमारी ये एग्जाम होगी इसमें एडमिट कार्ड निकालने के लिए काम में आएगा, और साथ में ही जब हमारा रिजल्ट आएगा तब भी काम में आएगा। कुल मिला के हमको ये करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर को संभाल के रखना है। तो ये तो होगी फॉर्म भरने वाली बातें, है ना। अब हम जब ये कंपैरिजन देखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके अलावा 5 तारीख से पहले और भी वीडियो आएंगे तो आपको और भी चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।